हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपीटी टीवीएस का, आज हमारे थर्ड नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम प्रश्न। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता। मतलब कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं का या घोंसला या नीड भी आ सकता है घोंसले का स्थान पर, और क्या आ सकता है, नीड आ सकता है, क्योंकि घोंसले का पर्यायवाची है नीड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घोंसला न देकर नीड भी दे सकता है आपके एग्जाम में। तो ऐसा कौन सा पक्षी जो अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करता? तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कौवा, बी ऑप्शन है कोयल, सी ऑप्शन है गौरैया और डी ऑप्शन है कबूतर। तो ऐसा जो पक्षी है वो है कोयल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कोयल पक्षी है ये क्या करती है कि अपने मतलब ये खुद का घोंसला तो नहीं बनाती है, लेकिन जो कौवे का घोंसला होता है उसमें जाकर अंडे दे देती है, और कौवा उसे अपना अंडा समझकर उसको क्या करता है, सेता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पहले ऑप्शन का आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेशम की रासायनिक प्रकृति है। मतलब कि रेशम जो है वो किसका बना होता है, ऐसा आप मान लें। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सभी। तो जो रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और जो रेशम कीट पालन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि विधियाँ से कि किसको क्या कहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, और सॉरी एपी कल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे? हम सेरीकल्चर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, सांभर झील जो कि राजस्थान में है, कैस्पियन सागर झील और वान झील जो कि तुर्की में है। तो जो कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? जैसे अगर आपसे ये केवल पूछा जाए कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट हेगल। लेकिन अगर यहीं पर ये कहा जाए कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, तो पहला ऑप्शन है रामदेव मिश्रा, बी ऑप्शन है एजी टॉन्सले, सी ऑप्शन है अर्नेस्ट हेगल और डी ऑप्शन है पी ऑटम। तो जो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक थे वो थे रामदेव मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव मिश्रा जो थे, मिश्रा जी जो थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले पारिस्थितिकी के क्षेत्र में योगदान दिया था, मतलब अध्ययन वगैरह किया था। तो इसलिए इनको भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी खाद्य श्रृंखला जो घास के मैदान की नहीं है? तो घास के मैदान में क्या क्या पाए जाएंगे? कीट, मेंढक और खरगोश, लोमड़ी, सांप, ये सारे ही क्या पाए जाएंगे? घास के मैदान में पाए जाते हैं। अब ऐसा जो घास के मैदान में नहीं पाया जा सकता, कहीं अलग पाया जाता है, वही होगा घास के मैदान का घासीय खाद्य जाल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कीट, मेढक, सांप। तो ये तो घास के मैदान में पाए जाएंगे, तो ये नहीं होगा। फिर है खरगोश, लोमड़ी, शेर, ये भी नहीं होगा। फिर है प्लावक, मछली और व्हेल। तो जो प्लावक है ये भी समुद्र में पाया जाता है, मछली व्हेल भी समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये जलीय क्या है, ये जलीय क्या है, खाद्य श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, तो जो प्लावक मछली और व्हेल हैं ये क्या होते हैं? ये समुद्र में पाए जाते हैं। बाकी सारे जैसे चूहा हो गया तो ये भी आपको घास में दिख जाएगा।
लेकिन यहाँ कहा गया है जो घासीय खाद्य श्रृंखला ये नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि घासीय खाद्य श्रृंखला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो बुलबुल, कबूतर, गौरैया और तोता। तो जो बुलबुल पक्षी है इसमें जो नर और मादा होते हैं दिखने में बिल्कुल समान होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। क्या कहा गया है कि विषम का हमें यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो अगर हम सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करें तो ये क्या है? ये क्या है? नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, या जिनका जिनका भंडार जो है वो असीमित है। और ये ये जो है ये गैर ये जो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा है ये गैर पारंपरिक के अंतर्गत भी आ जाते हैं। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक है, कौन गैर पारंपरिक है। तो ये तीनों नहीं, तीन ही नहीं, कई सारे हैं जो कि गैर पारंपरिक है। अब गैर पारंपरिक क्या है? मतलब कि जिनका उपयोग हम कुछ वर्षों से कर रहे हैं, तो वो गैर पारंपरिक में आ जाएंगे। पारंपरिक में जिनका उपयोग हम काफ़ी लाखों हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, तो वो पारंपरिक में आ जाएंगे। जैसे कहते नहीं, परंपरा चली आ रही है, तब वो परंपरा बहुत काफ़ी लंबे से चली आ रही है। तो उसी प्रकार जो ऊर्जा है जिसका उपयोग हम काफ़ी लंबे समय से, मतलब कई लाखों वर्षों से यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे पारंपरिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये विषम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, राकेश को उसके पड़ोसी ने 3 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक का उपयोग करने की जरूरत है? तो ऑप्शन ए है संरक्षण। तो क्या कहा गया है कि किस तकनीकी का यहाँ पर उपयोग करने की जरूरत है? तो ए ऑप्शन है संरक्षण, बी ऑप्शन है परिरक्षण, और सी ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, और डी ऑप्शन है अपघटन। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिरक्षण। क्या हो जाएगा? परिरक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिरक्षण। ठीक है, मतलब संरक्षण भी जरूरी है। जैसे अब कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको कैसे काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है। लेकिन जो यहाँ पर परिरक्षण, ये ज़्यादा सही बन रहा है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हमारे जो वायुमंडल है ये कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें से नाइट्रोजन जो है ये 71% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है ये लगभग 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और मीथेन जो है ये पाई जाती है 0.009%। ठीक है, 94 या 93 करके है। ठीक, तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन है ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? ऑक्सीजन है, लगभग 21%। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कितने परसेंट कौन सी गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन से? नवीकरणीय मीन्स जिसका उपयोग हम क्या है कि लंबे समय तक, मतलब कि जिसका भंडार असीमित है, ऐसे हमारे संसाधन। और जैसे कि पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा होगी, तो ये क्या है? हमारे नवीकरणीय है। ठीक है, जो असीमित है। ठीक, तो अब हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सभी। तो ये सभी ही हमारे नवीकरणीय ऊर्जा, और ये नवीकरणीय और साथ ही साथ में गैर पारंपरिक भी है हमारे। ठीक है,
हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी है पवन, सी है जल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी है, आप सभी को पता है कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। फिर हमें उससे गर्मी भी मिलती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि विटामिन डी हमें भी मिलती है। मतलब कि ऐसा मान लें कि जो पृथ्वी है इस पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी गैस है जिसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो जो मीथेन है इसे हम क्या करते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला गैस हमारा क्या है? गैस नहीं, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस को दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है? कौन सी गैस? दम घोटू गैस। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि जब ये गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये जो हमारा ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ क्या करती है, बहुत जल्दी क्रिया करती है, मतलब कि रिएक्शन करती है, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में उसकी संख्या ये क्या करती है, लगातार कम करती जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि जब ब्लड में भाई ब्लड ही है जो हमारी सेल्स होती है उन तक क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन जब ब्लड से ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा दम घुटने लगेगा। तो इसीलिए इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे या आपके बड़े बुजुर्ग या बुक वगैरह मोबाइल हर जगह बताया जाता है कि अंगीठी वगैरह जो है ये बंद कमरे में, अंगीठी हो गया, हीटर हो गया, इसे बंद कमरे में नहीं चलाना चाहिए। जिससे क्या होती है कि दम घोटू गैस निकलती है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा ठंडे में कि हाँ यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, अंगीठी जलाकर सोए थे। तो वहाँ भी ये गैस निकलती है। अब कौन सी गैस है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, इसी को हम क्या कहते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन गैसों के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एसिड रेन कराने की जिम्मेदारी और ये जो है ये ओजोन परत में छेद करती है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उस सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो CO2 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? इसमें कौन सा वृक्ष का उदाहरण है ये आपको बताना है। बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बरगद। ये सारे जो मेहंदी, गुलाब और तुलसी ये झाड़ी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? तो झाड़ी के अंदर ये सारे आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा आती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ये सारे क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन जो प्राकृतिक कारण से नहीं होता वो कौन सी देखते हैं? भूकंप, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से आग लगना मतलब जब तार जो बिजली के खंभे होते हैं या बिजली के खंभों में जो तार लगे होते हैं या घरों में जो तार दौड़ाए होते हैं बिजली वाले, जब उसमें मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या शॉर्ट होते हैं तार, तो आग लग जाती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, ज्वालामुखी और बाढ़। तो अगर हम ज्वालामुखी, बाढ़ और भूकंप की बात करें तो ये तीनों हमारे क्या है, प्राकृतिक आपदा। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, हाइग्रोमीटर में या डॉप्सन में? तो ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है।
हर्ट की बात करें, हर्ट्ज की, तो ये ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति को मापता है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। लेकिन जो ध्वनि की प्रबलता है उसको डेसिबल में मापा जाता है। और ये सिंबल है डीबी, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। मतलब ऐसी कौन सी सिंचाई प्रणाली जिसमें जल जो है ज़्यादा, जल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मशीन खोल दिए पानी वाली, और उसमें ना तो पाइप लगा है, ना ही उसमें मेड़ वगैरह लगा है, और ऐसे ही पानी जाने दिए। अब वो जाना खेत में जा कहीं और रहा तो पानी की बर्बादी ही तो है। लेकिन यहाँ पर संरक्षण की बात कर रहे हैं कि मतलब ज़्यादा कम से कम हम जल यूज कर रहे हैं, हमारी सिंचाई भी हो जा रही है। तो ए ऑप्शन है बूंद बूंद सिंचाई, जिसे हम ड्रिप मेथड भी बोलते हैं, ड्रिल मेथड या ड्रिप ऐसे कुछ बोलते हैं। ट्यूबवेल या चढ़ास और फव्वारा। तो इसमें जो सर्वाधिक जल संरक्षण प्रणाली है, तो नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रिप मेथड भी यहाँ पर बूंद बूंद की जगह आ सकता है। इसमें ऐसे एक नली, एक पाइप गई होती है, इसमें से ऐसे निकला होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है। इसी से ऐसे यहाँ पौधा मान लीजिए है, तो इन पौधों के जड़ पर ही क्या होता है, पानी टपकता रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ टपक रहा है, फिर यहाँ एक पौधा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब केवल यहीं पर पानी जा रहा है, और बाकी इन जगहों पर पानी नहीं जा रहा है। तो ये सारे जो पानी की बर्बादी होती है, ये सब बची तरह पौधे को पानी भी मिल जा रहा है, और पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो बूंद बूंद सिंचाई मेथड है, ये ही क्या है, जल सर्वाधिक जल संरक्षण की विधि है। मतलब इसमें जल संरक्षण अच्छा होता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, सांस संबंधी रोग, इमारत का क्षय। तो जो वायु प्रदूषण से जो नहीं होता है वो क्या होता है, जैसे कैंसर भी हो सकता है वही सांस संबंधी रोग, इमारत का क्षय। लेकिन जो अ, पाचन तंत्र से संबंधित रोग है, ये वायु प्रदूषण से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पाचन संबंधी रोग है, ये जब हम लोग खाना सही से नहीं खाते हैं, या मतलब ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे पेट में क्या है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे ज़्यादा मैदा वाला सामान खा लिए, ज़्यादा तेल वाला खा लिए, तो इन सब चीज़ों से होता है, ये वायु प्रदूषण से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वनस्पति के बीज हम लोग खाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा फल है जिसका हम लोग क्या करते हैं, बीज खाते हैं। तो ये है गाजर। तो गाजर में तो हम लोग तना खाते, जड़ खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, गाजर का जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो गाजर का जड़ होता है। मक्का, मक्के में हम लोग क्या खाते हैं भैया, बताओ। मक्के में तो बीज ही खाया जाता है, एक तरफ से अगर हम मान लें कि। फिर उसके बाद में है केला और मूंगफली। तो देखिए, जो मक्का और मूंगफली है, ये क्या है, इन दोनों में हम लोग बीज ही खाते हैं ना। देखिए, जो मूंगफली है इसमें जो दाने होते हैं यही बोया जाता है। मक्के में भी वही होता है और वही खाया जाता है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही आंसर सही है, मक्का और मूंगफली दोनों ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीज ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे राइट हो जाएंगे, बी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस खुराक में प्रोटीन अधिक नहीं है। मतलब ऐसा, इसमें चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सही नहीं है, बहुत होगी तो बहुत थोड़ी मात्रा में होगी। ठीक है, पनीर, तो पनीर में भैया होती है, आप सभी को पता है कि पनीर में प्रोटीन होती है, दाल में भी होती है प्रोटीन, और मांस में प्रोटीन होता है। लेकिन जो शुद्ध घी है इसमें प्रोटीन जो है नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध घी। इसमें फैट आपको भर भर के मिलेगा, प्रोटीन वगैरह नाम मात्र के हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है।
ए ऑप्शन है सुंदरवन, बी ऑप्शन है रेणुका झील, सी ऑप्शन चिल्का झील और डी है केवला देव। तो जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामसर समझौते को भारत कब अपनाया? भारत ने कब अपनाया? तो रामसर समझौते को भारत ने कब अपनाया? 1982, 1971, 1981, 1893। तो जो रामसर समझौता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। तो जो रामसर समझौता है, ये अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो जो रामसर समझौता है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। जो रामसर समझौता हुआ कब? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। यहाँ पर हुआ था 2 फरवरी 1971 में रामसर, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर समझौता। जबकि ये संबंधित किससे? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि से संबंधित है। मतलब आर्द्र भूमि के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो इस और स्थान था रामसर, मतलब ईरान का रामसर। तो क्या हुआ कि उसी जो स्थान था जहाँ पर हुआ था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर समझौता। 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। ठीक है, और भारत ने इसे 1982 ईस्वी में क्या किया? अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया? 1982 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में तो रामसर समझौता हुआ था और 82 में भारत ने इसको अपनाया था। अब ये अगर बात की जाए कि भारत का जो प्रथम रामसर स्थल है वो कौन सा घोषित किया गया या किसे घोषित किया गया, तो 2 ऐसे रामसर स्थल थे भारत में जिसे भारत में ऐसे 2 रामसर स्थल जो प्रथम है, मतलब पहले जिसको सर्वप्रथम अपनाया गया, मतलब कि रामसर स्थल घोषित किया गया। कौन कौन से? एक चिल्का झील है और एक केवला देव नेशनल पार्क है। जो कि चिल्का झील आप सभी को पता है कि उड़ीसा में है और केवला देव नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। इन दोनों को पहली बार क्या किया गया? भारत में सर्वप्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत ने कब अपनाया? तो 1982 में अपनाया। रामसर दिवस है, रामसर दिवस या विश्व रामसर दिवस, सॉरी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को ये हुआ था। तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए अगला क्वेश्चन भी है ये, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन लीक हो गया भाई। चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 2 फरवरी, बी ऑप्शन है 3 फरवरी, सी ऑप्शन है 5 फरवरी और डी ऑप्शन है 2 जनवरी। तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण से, बी ऑप्शन है रामसर संरक्षण से, सी ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। किससे संबंधित है? ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ कहाँ था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। देखिए अब शहर के नाम पर ही जो समझौते हैं उसका नाम पड़ गया। तो ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब ये हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, तो इसका नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब अगर हम बात करें कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था कि 16 सितंबर 1987 को इस पर जो समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी 1989 में ये लागू हुआ। हस्ताक्षर कब हुए? 87 में हस्ताक्षर हुए और लागू हुआ 1989 में। ठीक है, भारत ने इसे कब अपनाया? तो ये ज़्यादा जरूरी है भाई कि भारत ने कब अपनाया। ठीक है, तो 1992 ईस्वी में इसे अपनाया था भारत ने। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, तो पता ही है आपको।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। भारत ने कब अपनाया? 1992 में। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक डाटा बुक का संबंध किससे है। अक्सर आपके एग्जाम में तो केवल रेड डाटा बुक ही पूछी जाती है, लेकिन इन सब से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे जितने भी बुक हैं जारी किए जाते हैं सारे मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो पहला क्या है कि ब्लैक डाटा बुक का संबंध किससे है? वह प्रजाति जो खत्म हो चुकी है या लुप्त होने की पुष्टि है। बी ऑप्शन है लुप्त प्राय, सी ऑप्शन है खतरे के बाहर प्रजाति, और डी है दुर्लभ प्रजाति। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि जो बुक है ये जारी कौन करता है। तो IUCN एक संस्था है जो इन सारी बुक को जारी करता है। ठीक है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुआ था। जो IUCN है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ग्लैंड है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। यह संस्था रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है। रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो लुप्त प्राय है या गंभीर रूप से संकट में है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम जो बुक है उसके बारे में पढ़ लेते, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्लैक बुक में क्या होता है कि जो प्रजातियां क्या है खत्म हो चुकी हैं या लुप्त होने की, जिनकी पुष्टि हो गई है कि वो लुप्त हो चुके हैं, उनको ब्लैक बुक में रखा जाता है। किसमें? मतलब जो प्रजाति क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है या उनकी पुष्टि हो गई कि हाँ वो खत्म हो गए हैं, अब उनका यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, तो उनको ब्लैक बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक में किन्हें रखा जाता है? तो जो प्रजाति गंभीर रूप से संकट में है, मतलब लुप्त होने की कागार पर है। ग्रीन डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो खतरे के बाहर है। ठीक है। पिंक डाटा बुक में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर संकट आ सकता है या संकटापन्न प्रजातियां। ठीक है। व्हाइट डाटा बुक तो दुर्लभ प्रजाति है, मतलब कि जो खत्म हो गई लेकिन है अभी, तो उनको रखा जाता है जो दुर्लभ है, मतलब जिनका मिलना दुर्लभ है। ठीक है। तो ये सारे बुक हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा था कि ब्लैक डाटा बुक का संबंध किससे है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रजाति खत्म हो गई है या जिनकी पुष्टि हो गई कि हाँ वो खत्म हो चुके हैं, वो ब्लैक डाटा बुक में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारी जो ये क्लास थी यहीं तक थी। इसमें से हमने इसमें 25 से 26 क्वेश्चन इसमें हमने अपने सॉल्व किए हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते यूपीटेट वाला, तब तक ये क्लास आपकी चलेगी और प्रैक्टिस सेट रहेगा। नए नए क्वेश्चन आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।